नमस्कार मेरे प्यारे साथियों और आप सभी का स्वागत है गुड मॉर्निंग करंट अफेयर्स में। तो आज है 16 अगस्त और 15 अगस्त और 16 अगस्त को जो भी यानी करंट अफेयर्स बनेगी इंपॉर्टेंट, तो सभी पर टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आप लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि देखिए एकदम नया यहाँ पर हम आपके लिए लेके आए। क्वेश्चंस की फ्रेमिंग देखिए एकदम आपके लिए, क्वेश्चन को किस हिसाब से डिटेल्ड में कितना बताना है एकदम एक्यूरेट बताते हैं। उसके अलावा आपको कुछ नहीं, नो बकवास, सीधी बात करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन की तरफ और बढ़ते हैं क्या कुछ खास है आज के सेशन में। तो सबसे पहले कल की न्यूज को रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद आज की न्यूज पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला यहाँ पर न्यूज है हम लोगों का, पहली न्यूज थी अप्रूवल से। हाल ही में सरकार ने मौसम के प्रति अधिक तैयार रहने और जलवायु स्मार्ट भारत बनाने के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर मिशन था मिशन मौसम, याद रखिएगा। एक पहल है मिशन मौसम, इसको याद रखिएगा। मिशन मौसम पहला, उसके 3 डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट इसको क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अप्रूवल है यहाँ पर न्यूज फिर से। हाल ही में किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को सरकार ने पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए मंजूरी दे दी है? तो यहां पर बात कर लेते हैं नेफिड। नेफिड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिख भी रहा है। तो नेफिड जो है पहले एक फाइनेंशियल ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है और इसको पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के रूप में मंजूरी मिल चुकी है। मैंने न्यूज को कंप्लीट डिस्कस किया हुआ था। अगले बढ़ते हैं, रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। अगली न्यूज है, कौन सा बैंक पीसीएफ पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बैंक बना है? तो यहाँ पर बैंक का नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। फिर यहाँ पर हाल ही में पेरू के नए राष्ट्रपति का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो पेरू के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम हो यहाँ पर निधन हो गया है और उनका नाम है अल्बर्टो फुजीमोरी। अल्बर्टो फुजीमोरी का हाल ही में निधन हो गया। अब बात हुई है पेरू की, तो पेरू की राजधानी है यहाँ पर, याद रखिएगा, लीमा, और यहाँ की करेंसी यानी मुद्रा है सोल। ठीक है, तो पेरू, लीमा, सोल। ठीक है, अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। जो है सीतारमण येचुरी का हाल ही में निधन हो गया। वह किस पार्टी के नेता थे? तो सीतारमण येचुरी का निधन हो गया, ये सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। याद रखिए, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, जो साम्यवादी पार्टी थी उसके क्या थे यहाँ पर, साम्यवादी नहीं, मार्क्सवादी पार्टी के ये नेता थे, याद रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए, और कहां से सांसद थे? तो बेस्ट ऑफ पश्चिम बंगाल से, ये बेस्ट ऑफ बंगाल। तो यहां पर याद रखिएगा पश्चिम बंगाल से। ओजोन, विश्व ओजोन दिवस की थीम क्या है? तो विश्व ओजोन दिवस की थीम आपके पास यहां पर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु कार्यवाही के लिए आगे बढ़ाना। यहाँ पर याद रखिए विश्व ओजोन दिवस हमने बताया था किस दिन मनाया गया। भाई सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिए, कल की न्यूज है, मैंने डिस्कस किया हुआ था किस दिन मनाया गया विश्व ओजोन दिवस। इसकी थीम याद रखिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु कार्यवाही के लिए आगे यहाँ पर बढ़ाना। अंडमान निकोबार की नई राजधानी यहाँ पर बनी है, यानी जो राजधानी का नाम चेंज कर दिया गया है। तो राजधानी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो पोर्ट ब्लेयर पुरानी राजधानी थी, इसका नाम बदल करके रख दिया गया है श्री विजयपुरम। याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोर्ट ब्लेयर का आज तक आप लोग पोर्ट विलियम जो है याद करते थे और उसका नाम बदल करके यहाँ पर विजयपुरम कर दिया गया है, याद रखिएगा, श्री विजयपुरम। ठीक है, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार गोलमेज सम्मेलन हाल ही में कहा आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर क्या है? पेरिस, फ्रांस। जो वैज्ञानिक सलाहकार गोलमेज सम्मेलन हाल ही में कहा हुई है, वन लाइनर न्यूज है, तो ये कहा हुई है पेरिस, फ्रांस में हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अब आज की न्यूज पर चर्चा करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी पहलुओं पर। तो प्लीज आप लोग शेयर जरूर करिए। ठीक है, चलिए, पहला यहाँ पर न्यूज आपकी है, पहली न्यूज है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स को लेकर के। तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो आपके पास आंसर भी पहले दे दिया यहाँ पर। ठीक है, आंसर है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, आईटीयू के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्या भारत की रैंक रही, इस न्यूज को कंप्लीट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो याद रखिएगा ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? ठीक है, तो बात हुई है ग्लोबल साइबर इंडेक्स, तो किसके द्वारा? आईटीयू के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐसे बनेगा, भारत को किस टीयर में रखा गया है? तो यहां पर अगर भारत की बात करेंगे दोस्तों, तो भारत जो है वो टीयर 1 में रखा गया है। ठीक है, टीयर 1 में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, इसलिए टीयर 1 में, याद रखिएगा 1 2 3 ऐसे टीयर है, चाइना को सेकंड थर्ड ऐसे रखा गया है। तो हमारे जो भारत है उसको टीयर 1 में, यानी बहुत कोई भी बहुत कम देश टीयर 1 में रखे गए।
तो अच्छा न्यूज है, भारत को कहा रखा गया टियर बी में। ये रिपोर्ट जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई, ये रिपोर्ट दी किसने है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है भारत की पोजीशन के साथ साथ। तो यहां पर किसने दी, आईटीयू ने दी थी, ठीक है। अब आईटीयू से रिलेटेड फैक्ट भी याद रखिए आईटीयू का। तो यहां पर आईटीयू बना था 17 मई, यहां पर याद रखिएगा 17 मई 1800, ठीक है 65, 17 मई 1865 में आईटीयू का गठन हुआ। अब आईटीयू के अगर मुख्यालय की बात करेंगे तो मुख्यालय इसका क्या नहीं, हेडक्वार्टर कहां है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है। फिर अगर इसकी बात कर लें भाई सदस्य कंट्री कितनी है, मेंबर कितने हैं, तो सदस्य इसके 193 हैं। ये भी याद रखिएगा कितने सदस्य हैं, 193 सदस्य हैं। टीयू में भारत का स्थान कौन सा था, तो यहाँ पर टियर 1 में, यहाँ का टियर 1 में इसको यहाँ भारत को रखा गया है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो कितने टोटल सदस्य हो गए, 193 सदस्य हो गए। फिर यहाँ पर आईओटी से और क्या, आईओटी के 6 यहाँ पर याद रखिए 6 क्षेत्रीय, कितने के यहाँ पर 6 यहाँ पर क्षेत्रीय कार्यालय हैं। क्षेत्रीय कार्यालय की अगर बात करेंगे तो 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, और इन 6 में कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर अमेरिका, कौन कौन से हैं, अमेरिका है, अफ्रीका है, मेजर यहाँ पर अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, ठीक है यूरोप हो गया। इसके अलावा कौन कौन से, यूरोप हो गया, यूरोप के अलावा यहाँ पर है अरब राज्य, याद रखिएगा अरब राज्य जो है इनका एक ग्रुप बना दिया गया। फिर और कौन सा हो गया, यहाँ पर CIS क्षेत्र, ये भी एक बना दिया गया क्षेत्र अलग से। तो भारत किस क्षेत्र में है, यहाँ पर देख लेते हैं। तो भारत है एशिया, यानी कि यहाँ पर लिख लेते हैं एशिया, एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र, याद रखिएगा एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र यहाँ पर, ठीक है प्रशांत, ठीक है एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में भारत है। और इससे कब जुड़ा भारत, तो आईटीयू से जो भारत जुड़ा है वो 1869 में जुड़ा। और कहां, किस क्षेत्र में, तो किस क्षेत्र में आता है भारत आईटीयू के, एरिया यहां पर याद रखिए एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में, एवं प्रशांत क्षेत्र में। अब एशिया और प्रशांत क्षेत्र का मुख्यालय कहां है, तो एशिया और प्रशांत क्षेत्र का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो थाईलैंड बैंकॉक में। कहां भैया, थाईलैंड बैंकॉक में, ये भी याद रखिएगा थाईलैंड बैंकॉक में इसका जो एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र से जिससे भारत जुड़ा हुआ है, इसका थाईलैंड बैंकॉक में। तो 6 इसके जो है क्षेत्रीय कार्यालय है, वहां पर याद रखिएगा। और कब स्थापना हुई, 1865 में आईटीयू की स्थापना हुई। इस प्रकार से आप क्या करें, न्यूज को एनालिसिस करें। ये न्यूज जो थी वो आपको सिर्फ वन लाइनर नहीं पढ़नी थी, क्वेश्चन ऐसे ही नहीं इसमें पूछा जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है टाइम, जो यहाँ पर पत्रिका 2024 के अनुसार दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में भारत की कितनी कंपनियां यहाँ पर शामिल है, तो आंसर है यहाँ पर 22 कंपनियां भारत की शामिल है, ठीक है। अब टाइम मैगजीन के, अभी आप लोगों ने पढ़ा था, टाइम मैगजीन के रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा बहुत। टाइम मैगजीन की जो 100 प्रतिभाशाली लोगों की लिस्ट थी, उसमें कौन कौन से 3 व्यक्ति थे, कौन कौन से, अनिल कपूर, अनिल कपूर, अश्विनी वैष्णव, अभी पढ़ाया था आप लोगों को, अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव, ठीक है याद रखिएगा अश्विनी वैष्णव। और यहाँ पर नंदन निलेकानी, नंदन निलेकानी, याद रखिएगा, ठीक है ठीक है, ये 3 व्यक्ति थे। अब यहीं पर इन्होंने क्या दिया, टाइम मैगजीन ने 1000 कंपनियों की लिस्ट जारी की और कहा कि दुनिया में बेस्ट कंपनियां कौन सी हैं। तो यहां पर 1000 कंपनियों की लिस्ट जारी की और उन्होंने कहा जो एप्पल है वो दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी है, पहले स्थान पर है, बेस्ट कंपनियों में पहले स्थान पर है। भारत से कौन सी कंपनी पहले स्थान पर है, तो भारत से यहां पर अगर बात करेंगे तो भारत की कंपनी है HCL टेक। भारत की कौन सी रैंक है, HCL टेक यानी टेक्नोलॉजी, HCL टेक्नोलॉजी, इसकी जो आई है रैंक वो 112 आई है। 1000 कंपनियों में भारत की HCL टेक्नोलॉजी की 112वीं रैंक आई है। अब वहां पर बात करेंगे HCL भारत में, तो ये भारत में टॉप पर हो गई। भारत में कौन सी हुई, तो भारत में यही टॉप पर हो गई। दूसरे स्थान पर थी कौन सी भारत से, ये थी इन्फोसिस, याद रखिएगा इन्फोसिस, इन्फोसिस दूसरे स्थान पर थी और इसकी रैंक कितनी थी 119। तो अगर वर्ल्ड वाइड अगर बात करेंगे तो सबसे अच्छी कंपनियों में इन्फोसिस भारत में सेकंड स्थान पर और विश्व में 119वें स्थान पर। रिलायंस अडानी समूह ये तो बहुत ही पीछे छूट गई, बहुत। रिलायंस की आई है 646 और अडानी समूह की 736 पोजीशन। तो यहां पर याद रखिएगा भारत से जिस कंपनी ने टॉप किया है उसका नाम है HCL टेक्नोलॉजी और कौन सी पोजीशन पे, 112वीं पोजीशन पर है, ठीक है। तो ऐसे करके याद रखिए यहां पर, ठीक है।
चलिए अगली न्यूज है, ब्रिक्स साहित्य फोरम, ये फोरम है, ठीक है, ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 हाल ही में कहां आयोजित की गई? तो यहां पर याद किया कहां आयोजित की गई? रूस में आयोजित की गई। आप लोगों को मालूम ही है 2024 में जो ब्रिक्स 2024 का अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है रूस। कौन है? रूस इसका अध्यक्ष है 2024 का। अब इसके अलावा अगर बात करेंगे ब्रिक्स का गठन कब हुआ, तो ब्रिक्स के गठन की जो नींव पड़ी थी न्यूयॉर्क, सितंबर 2006 में। अनौपचारिक रूप से वहां पर चाइना था, रूस था, अमेरिका था, और इन सब ने मिलकर कहा एक बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्होंने कहा ठीक है बना लो। तो 2006 में इसकी न्यू हो गई। लेकिन बात पहला इसका जो सम्मेलन हुआ वो 2009 को, पहला सम्मेलन 2009 को रूस की अध्यक्षता में मनाया गया। याद रखिए, इसीलिए कहा जाता है कि यहां पर इसकी अध्यक्षता वैसे औपचारिक रूप से कब हुई, तो औपचारिक रूप से याद रखिएगा 2009, लेकिन अनौपचारिक रूप से कब हो गई थी? तो अनौपचारिक रूप से 2006 में ही हो गई थी। क्वेश्चन दोनों तरफ से पूछा जा सकता है, अनौपचारिक रूप से 2006, औपचारिक रूप से 2009। पहला सम्मेलन 2006 में रूस की अध्यक्षता में यहां पर आयोजित हुआ। अब इस समय प्रेजेंट टाइम में ब्रिक्स में कितने सदस्य हैं? ब्रिक्स में 10 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं यहां पर, याद रखिएगा। अभी कौन कौन से वो भी बता देते हैं। लेकिन पहले ये ब्रिक्स नहीं हुआ करता था, 2010 से पहले ये ब्रिक था। अब ब्रिक कौन? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ गया, तो इसका नाम पड़ गया ब्रिक्स। तो याद रखिएगा साउथ अफ्रीका कब जुड़ा? तो साउथ अफ्रीका 2010, साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ गया और इसका नाम हो गया ब्रिक्स। पहले ये ब्रिक ही था, ठीक है। फिर यहां पर इसके बाद फिर कौन कौन से देश आए? इसके बाद तो 5 तो ये हो गए, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और यहां पर रसिया। इसके बाद हमारे आ गए इथोपिया, अभी आप लोगों ने पढ़ा, मैंने पढ़ाया था उस दिन, इथोपिया, ईरान, ये देश आ गए। और कौन आ गया? मिस्र यानी इजिप्ट आ गया। और कौन आ गया? यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। और कौन आ गया? सऊदी अरब। कौन सा भैया? सऊदी अरब। यहां पर ये 3 देश, 5 देश ये आ गए और 5 देश पहले, टोटल 5, यहां पर 10 देश हो गए, ठीक। तो इस प्रकार से आप न्यूज पढ़ो, कहीं बच के जाएगा ही नहीं। 2025 के इसकी अध्यक्षता ब्राजील के पास जा सकती है, जैसे आएगा नवंबर तक ये चलने वाली, उसके बाद खुद ही अपडेट हो जाएगी न्यूज, ठीक है। चलिए अगली है, जोरावर एक प्रकार का लाइट कॉम्बैट टैंक है, जिसके ये किसके द्वारा विकसित किया गया? तो जोरावर के बारे में आप देख सकते हैं। जोरावर ये देखिए, ये जोरावर की फोटो लगी हुई है, और ये एक कैसा है? हल्के टाइप का, बहुत हल्के वजन, इसका कम वजन बनाया गया, 25 टन के आसपास है, ठीक है, 25 टन इसके है। इसीलिए इसको बोला गया एक हल्के प्रकार का कॉम्बैट, लड़ाकू है, टैंक है। कैसा लड़ाकू? लड़ाकू टैंक है। तो ये भी याद रखिएगा, 25 का लड़ाकू टैंक है। अब बनाया किसे? तो इसे बनाया है डीआरडीओ ने, डीआरडीओ और एलएनटी। लेकिन डीआरडीओ के अलग अलग यूनिट है, उसकी उसमें से एक यूनिट का नाम है कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेब्लिश। ये डीआरडीओ की एक क्या है? यूनिट है। इस यूनिट ने जो है, अगर वहां ऑप्शन आपको डीआरडीओ दिया जाता है तो डीआरडीओ एलएनटी तो आप दोनों पर टी, लेकिन अगर डीआरडीओ नहीं है, कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेब्लिशमेंट ये दे दिया जाए तो इसको टिकता है। ये डीआरडीओ की ही एक क्या है? यूनिट है, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जोरावर एक प्रकार का टैंक है, कॉम्बैट टैंक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे यहां पर चलिए। तो हाल ही में एमपॉक्स के खिलाफ पहली वैक्सीन लॉन्च की है, इसका नाम क्या है? अब देखिए एमपॉक्स के बारे में आप लोग देखिए, बहुत तेजी से इसे डब्ल्यूएचओ ने जो है घोषित कर दिया था महामारी के रूप में, तो बहुत आपातकालीन इमरजेंसी घोषित किया, उसकी पहली वैक्सीन लॉन्च हुई, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो एमपॉक्स की पहली वैक्सीन का नाम, और ये स्ट्रेटेजी में हमेशा आएगा एमपॉक्स, तो यहां पर इसकी वैक्सीन का नाम एमबीए, ठीक है, एमबीए बीएन, MVAVN इसकी क्या है? जो पहली वैक्सीन है, इसे अभी हाल ही में जो है लॉन्च कर दिया गया है, और आगे चल के इसके बारे में प्री क्वालिफाइड हो चुकी है, आगे जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो पहली वैक्सीन का नाम यहाँ पर आ चुका है। अगला है यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन था, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाए, इसकी थीम क्या है? आप सभी लोग जानते हैं 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, इसकी थीम इंपॉर्टेंट है। थीम क्या थी? थीम थी इसकी हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। क्या थीम है? हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, ये इसकी थीम थी। तो दोनों याद रखिए। अब हिंदी की यहाँ पर शुरुआत कब से हुई ये भी भाई चर्चा में कर लेते, क्योंकि हिंदी दिवस है, तो विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस, सब लोग बताओ भाई। तो विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब
जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है यानी हिंदी दिवस, उसकी शुरुआत कहां से हुई? तो राष्ट्रीय जो हिंदी दिवस है उसकी शुरुआत होती है 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को आधिकारिक रूप से स्वीकृत किया गया। याद रखिएगा, 14 सितंबर 1949 को भारत की जो भाषा है उसको आधिकारिक रूप से यहां पर क्या मान लिया गया? हिंदी को मान लिया गया। लेकिन यहां पर याद रखिएगा, लेकिन यहां पर 14 सितंबर, फिर उसके 4 साल बाद लगभग 14 सितंबर 1953 को पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया। तो याद रखिए, पहली बार हिंदी दिवस, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, पहली बार हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो 1953 में। लेकिन ये नींव कहां से पड़ी थी? नींव पड़ी थी 14 सितंबर 1949 को। यहां पर भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को स्वीकृत किया गया। फिर 14 सितंबर 1953 को, यानी 4 साल बाद, हिंदी को पहली हिंदी दिवस मनाया गया। अब यह भी पूछ सकता है, हिंदी दिवस भारत की जो अभी हाल ही में हिंदी दिवस, तो भारत के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को भारत की यहां पर राजभाषा या आधिकारिक भाषा के रूप में बताया गया है? तो याद रखिएगा, आर्टिकल 343 से लेकर के 351, ठीक है, आर्टिकल 343 से लेकर के भाषा के बारे में बताया गया। 343 से लेकर के 351 भाषा के रूप में बताया गया। लेकिन अगर ये कहे कि किस अनुच्छेद के तहत भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को स्वीकृत किया गया है, तो यहां पर अनुच्छेद आपका हो जाएगा 343(1). 343(1) के तहत भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में यहां पर हिंदी को स्वीकृत किया गया था। ठीक है, ये पूछ सकता है और ये स्टेटिक में कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया, तो ये आर्टिकल जरूर, अनुच्छेद जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगला है यहां पर, हाल ही में भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति कहां पाई गई? तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी जो तितली प्रजाति है वो तमिलनाडु पे, आप देखिए ये है तितली, और कहां पाई गई है? तमिलनाडु में पाई गई। याद रखिएगा, यहां पर भारत की सबसे बड़ी तितली प्रजाति जो खोजी गई वो तमिलनाडु में खोजी गई है। ठीक है, लगभग अगर इसके पंखों का फैलाव देखा जाए तो 19 सेंटीमीटर यानी 190 मिलीमीटर में है। तो सोच सकते हैं इतनी लगभग बड़ी तितली होगी। 19 सेंटीमीटर, भाई ऐसा ही होता है। तो 19 सेंटीमीटर के इसके पंखों का फैलाव है, सोच सकते हो कितनी बड़ी तितली है। ठीक है, तो हाल ही में रंगीन मछली मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो रंगीन मछली मोबाइल ऐप, ठीक है, राजीव रंजन सिंह ने ये लॉन्च किया। वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें और कुछ खासा नहीं है, क्योंकि ये मत्स्य संपदा योजना चर्चा में आई थी और ये 8 भाषाओं में उपलब्ध है। ये ऐप जो है वो 8 भाषाओं में, जो लोग मछली खरीदते हैं, क्योंकि इस समय मछली पालन घरों में लोग देखो कितनी तेजी से मछली पाल रहे हैं, उसको जो है कैसे मछलियों को पालन करना, कैसे उनके बारे में उनको बताने के लिए, तो 8 भाषाओं में, 8 लैंग्वेज में ये ऐप लॉन्च किया गया है, ताकि वो लोग अपने जो है मछलियों को पालें, कैसे उनको क्या खाना खिलाना, क्या इस चीजों के बारे में वहां पर इस ऐप में बताया गया है। ठीक है, रंगीन मछली ऐप। चलिए, हाल ही में नागालैंड के मोकोकचुंग जिले के उंगमा गांव में करकुमा वंश की नई प्रजाति की खोज की गई है, निम्न में से किस से संबंधित है? तो आपको बताना है करकुमा जो वंश की जो नई वंश है वो किससे संबंधित है। तो ये याद रखिए किससे संबंधित है, ये अदरक की एक नई प्रजाति है। याद रखिए, आप फोटो में देख कर भी अंदाजा लगा सकते थे, अदरक की एक प्रजाति है और ये कहां खोजी गई है? नागालैंड के मोकोकचुंग जो है नागालैंड का, यहां पर याद रखिए कहां खोजी गई। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा, अदरक की एक नई प्रजाति वो कहां में खोजी गई है? नागालैंड के यहां पर खोजी गई। उसका नाम क्या है? करकुमा वंश। करकुमा को ही यहां पर याद रखिएगा, यहां पर नई प्रजाति खोजी गई है, यहां पर अदरक को बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता क्वेश्चन। चलते हैं, किस राज्य में हाल ही में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? जनजातीय विश्वविद्यालय, अब देखो जनजातीय विश्वविद्यालय की घोषणा की है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। ठीक है, तो कहां स्थापना की गई है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो है जनजातीय विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए, एशियन किंग जो है वल्चर के संरक्षण के लिए भारत का पहला केंद्र किस राज्य में? वल्चर तो जाते गिद्धों की बात हो रही है, तो गिद्धों के संरक्षण के लिए भारत का पहला, इसलिए न्यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और खास करके स्टेट एग्जाम जितने उत्तर प्रदेश के एग्जाम, खासकर यूपीपी, इन सब के लिए ये क्वेश्चन बनेगा। उत्तर प्रदेश जैसे एग्जाम्स या स्टेट जो भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है उनके ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो गिद्धों के संरक्षण को लेकर पहला यहाँ पर केंद्र बना है और उस केंद्र का नाम है उत्तर प्रदेश का एक
जिला है गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के वन प्रभाग के कैंपियरगंज, यहाँ पर याद है कैंपियरगंज रेंज में इसको जो है पहला केंद्र याद रखिए। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कैंपियरगंज रेंज में भारत का पहला गिद्ध यानी बलचर के संरक्षण के लिए यहाँ पर केंद्र खोला गया है। ठीक है, चलिए आगे की न्यूज पे चलते हैं। ओणम त्योहार किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ओणम त्योहार भाई सभी लोग जानते हैं केरल का। कहाँ का है? केरल का। केरल की बात हुई है तो केरल के नेशनल पार्क पर भी चर्चा कर लेंगे। कौन कौन से केरल के नेशनल पार्क है? तो यहाँ पर पहला हो जाता है हमारा साइलेंट वैली। सब लोग याद रखें, साइलेंट साइलेंट कहाँ हो जाते हैं? केरल में जाओगे तो साइलेंट हो जाएगा, साइलेंट वैली ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, इराविकुलम, इराविकुलम ये बहुत ज्यादा फेमस रहा। इराविकुलम जो नेशनल पार्क है ये फेमस रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तहर जानवर, याद रखिएगा 12 तहर, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था एक बार, कई बार आ चुका है। तहर के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? तो जैसे एक सिंह गैंडक के लिए काजीरंगा है, वैसे ही तहर के लिए यहाँ पर कौन सा है? इराविकुलम। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा कौन है? 5 टोटल नेशनल पार्क है वहां पर। मत्ती केतन, मत्थी केतन याद रखिएगा, मत्थी केतन, मत्थी केतन 16, मत्थी केतन 16 नेशनल पार्क। फिर कौन सा है यहाँ पर? मत्थी केतन का पंपादम। ठीक है, पंपादुम, पंपादुम 16, पंपादुम 16, अनामुदी 16, अनामुदी 16। ठीक है, अनामुदी 16। ये कहाँ के नेशनल पार्क? ये सभी के सभी नेशनल पार्क कहाँ है? याद रखिएगा केरल में। अनामुदी 16, लास्ट में 16 16 कहाँ पहुंचे? केरल में। इसके अलावा बात करें केरल में फेमस 2 यहाँ पर जो नृत्य शैली है वो कौन कौन सी है? कथकली, एक तो हमारी हो जाती है कथकली, कथकली फेमस है यहाँ की नृत्य शैली, और दूसरी होती है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम से कई बार क्वेश्चन आए हैं। मोहिनी अट्टम से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा है मोहिनी अट्टम से संबंधित है। ठीक है, तो मोहिनी अट्टम और कथकली ये दोनों ही कहाँ है? केरल की है। अब कथकली से तो कथकली से कुछ व्यक्ति संबंधित है, उनको याद रखिए। ये व्यक्ति हर बार स्टेटिक जीके में पूछे जाए। कौन कौन से? कथकली से कुंचू कुरूप, कथकली से कुंचू कुरूप, कुंचू कुरूप। इसके बाद कौन है यहां पर? अगर बात करेंगे गोपीनाथ, गोपीनाथ, गोपीनाथ। इसके बाद कौन? रीता गांगुली, रीता गांगुली। ये तीनों व्यक्ति किससे संबंधित है? रीता गांगुली, गोपीनाथ, कुंचू कुरूप, ये कथकली से संबंधित है। क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन सा व्यक्ति जो है वो कुंचू यहाँ पर कथकली से संबंधित है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद अगर बात कर लेते हैं मोहिनी अट्टम से, तो यहां पर याद रखिएगा जयप्रदा मेनन, जयप्रदा, यहां पर जयप्रदा। ठीक है, जयप्रदा मेनन। ठीक है, सुनंदा नायर, सुनंदा नायर, सुनंदा नायर। तीसरी व्यक्ति हैं कलामंडलम क्षमावती, कलामंडलम क्षमावती। याद रखिएगा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कलामंडलम, कलामंडलम क्षमावती, क्षमावती। और यहां पर चौथी व्यक्ति जो है उनका नाम है माधुरी अम्मा, माधुरी अम्मा। ठीक है, माधुरी अम्मा, कलावती, कलामंडलम क्षमावती, सुनंदा नायर, जयप्रदा मेनन। ये तीनों चारों जो है महिलाएं वो मोहिनी अट्टम से संबंधित महिलाएं हैं। कई बार क्वेश्चन इनसे स्टेट से हजारों बार पूछे गए, याद रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है हाल ही में। ठीक है, इंजीनियर्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इंजीनियर्स दिवस किस दिन मनाया गया? तो इंजीनियर दिवस मनाया, सभी लोग जानते हैं जितने इंजीनियर्स हैं, 15 सितंबर को इंजीनियर्स दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो 15 सितंबर 1861, याद रखिएगा 15 सितंबर 1861 को जो है एम विश्वेश्वरैया, याद रखिएगा एम विश्वेश्वरैया, इन्हीं के जन्मदिन को मनाया जाता है, एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, याद रखिएगा एम विश्वेश्वरैया। तो एम विश्वेश्वरैया का यहाँ पर जो जयंती मनाई जाती है, या यूं कह सकते हैं 15 सितंबर 1861 में एम विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ, इसीलिए 15 सितंबर को यहाँ पर इंजीनियर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये फेमस है। इनको 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, इसलिए बहुत ज्यादा फेमस। इन्हें आप लोग, इनकी कहानी भी बहुत ज्यादा फेमस है, आप लोग सुना होगा। एम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन कब होता है? 15 सितंबर 1861 को उनका जन्म हुआ था, और 15 सितंबर को ही इंजीनियर्स दिवस मनाया जाता है। कब भारत रत्न प्राप्त हुआ? तो 1955 में। ठीक है,
चलिए अगली न्यूज है G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक हाल ही में कहाँ हुई है। तो G20 की कृषि जो मंत्री स्तरीय बैठक हुई है वो कहाँ हुई है, हाल ही में चर्चा कर लेते भाई। तो G20 की कृषि मंत्री यहाँ पर हुई है वो ब्राजील के कुइयाबा में। कहाँ हुई है, ब्राजील के हुई आबा में यहाँ पर जो हुई है। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं ब्राजील में टोटल इसका गठन कब हुआ G20 का, G20 की भी चर्चा कर लेते हैं। तो G20 का गठन हुआ 1999, याद रखिएगा कहाँ हुआ, 1999 में। ठीक है, अब अगर इसकी बात कर ले कितने सदस्य हैं, तो इसमें याद रखिएगा G20 का मतलब 20 देश नहीं है, ये गलती कर देते हो आप लोग। इसमें टोटल 19 देश और 2 यूरोपियन यूनियन है। कौन कौन सी यूरोपियन यूनियन है, तो याद एक यहाँ पर यूरोपियन यूनियन, यहाँ पर याद रखिए यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, तो 2 संघ शामिल है, उसमें से एक है, पहला है यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन, मैंने दोनों साथ में लिखने की कोशिश की है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, और दूसरा कौन है, दूसरा है अफ्रीका है। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन, ये 2 यूनियन यहां पर है। तो याद रखिएगा अफ्रीकन यूनियन और यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यूरोपियन यूनियन, ये 2 यूनियन शामिल है, 19 देश शामिल। अगर देश की बात करें कितने मेंबर, तो 19 देश टिक करिएगा। और अगर पूछा जाए आपका कौन सी यूनियन है, तो यूरोपियन यूनियन और दूसरी कौन सी है, अफ्रीकन यूनियन यहाँ पर शामिल है। ठीक है, बात करेंगे इसका मुख्यालय, तो इसका कोई मुख्यालय नहीं है क्योंकि ये हर साल बदलती रहती है। तो नवंबर तक G20 की अध्यक्षता यहाँ पर कौन कर रहा है, बारी ब्राजील है तो ब्राजील ही करेगा, जाहिर सी बात है। तो 30 नवंबर 2030 तक इसकी अध्यक्षता ब्राजील के पास है। उसके बाद ये जाएगी जिसके पास, तो हम लोगों को पता चलेगा, तो कहाँ है, ब्राजील के पास। ठीक है, और अगर बात कर लेते हैं इसमें पहली बार भारत ने कब मेजबानी की थी, तो पहली बार 2023 में, 2023 ने पहली बार भारत ने मेजबानी इसकी की। तो यूरोपियन यानी G20 की पहली बार अगर मेजबानी की है भारत ने, तो यहाँ पर 2023 में यहाँ पर की थी, और 2024 में अध्यक्षता उसके बाद भारत के पास, ब्राजील के पास चली गई अध्यक्षता इसके पास। अब नवंबर तक ये ब्राजील के पास रहेगी, उसके बाद किसी और के पास ट्रांसफर होगी। तो 19 देश यहाँ पर और 2 संघ है, कौन कौन से, एक यूरोपियन यूनियन, दूसरा अफ्रीकन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा, ये थी आज की कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज, तो इन पर चर्चा करते हैं। तो आप लोगों से भाई अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है, एकदम डिटेल्ड में सब बता रहे हैं, जो न्यूज डिटेल में करने वाली होती वही मैं बताता हूं। उसके अलावा मैं बहुत सी जो न्यूज को वन लाइनर, जैसे तितली प्रजाति है वन लाइनर, इसको इसमें डिटेल में कुछ जानने के लिए नहीं है, तो उसको हम लोग वन लाइनर के, हाँ तमिलनाडु आया हुआ था तो तमिलनाडु के बारे में स्टेटिक फैक्ट्स और ज्यादा वहां पर कर सकते थे। ठीक है, तो चलते हैं, ऐसे ही हर एक स्टेट के बारे में आपको बताते चलेंगे। आप सिर्फ एक हफ्ते तक जुड़ के देखिए मेरे साथ, आपको जो यहाँ पर मैं जितनी स्टेटिक्स आपको याद करा दूंगा उतना कोई याद नहीं करा पाए। तो मिलते हैं कल सुबह 6 बजे।